अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे एक खास, मैं कहना चाहूँगा उनको, बहुत ही मेरे को इंतज़ार है इनका, ये जल्दी से ऐड हो जाए। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। और आप लोगों को देख के और अच्छा हौसला ऊपर हो जाता है। तो शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ये महावीर जी हैं। मैं अपनी टीम के मेंबरों को और फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा, गांव में जो देखेंगे, महावीर जी अभी प्रोग्राम मैनेजर है की साइट टेक्नोलॉजीज में, और अपने ही गांव से हैं। और वही मैं फिर से बताऊंगा, फॉर्मर रावलाल सिंह पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। इंजीनियरिंग एमबीए इनकी डिग्री है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेज और इस आज के इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और सभी दर्शकों को, अपने गांव वासियों को भी नमस्कार। चलो सर, आज हरिंदर जी से मैंने बात कर ली है, आपके मित्र थे, आप देख रहे होंगे। तो पहला सवाल तो मेरा सेम ही है आपसे भी। आप अपने शब्दों में अपने गांव को व्याख्या कह लीजिए या विवरण कह लीजिए एक बार। हरिंदर को सुना मैंने, हरिंदर ने काफी अच्छी जानकारी दी। और जहां तक आपका सवाल है गांव के बारे में, तो मैं ही कहूँगा गांव हमारी पहचान है। हमारे तो नाम में भी राठी है, और गांव राठीवास है, तो हमारी पहचान हमारे साथ चलती है हमेशा। फिर जहां भी कहीं हम गए हैं आज तक, हमने अपना एजुकेशन करी है या करियर बनाया है, तो ये पहचान हमेशा साथ रही है। फिर जहां भी ऐसा टाइम आता है कि अच्छा चलिए, कहीं शहर में हो या कहीं बाहर हो, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि जब आपको लगता है कि अच्छा सेफ जगह कौन सी हो सकती है, तो मैं आपको बताऊं, हमेशा सिर्फ अपने गांव का एक ख्याल आता है, क्योंकि गांव ही ऐसा है जहां पर आपके आसपास के घर के परिवार के सब लोग होते हैं, और आपको सबसे सुरक्षित जगह अपना गांव लगता है। और जितने भी जनरेशन चल रही है, हमसे पहले वाली जनरेशन अभी काफी एक्टिव हैं। हमारी जनरेशन है, या एक जनरेशन जो नेक्स्ट तैयार हो रही है आप लोगों की है, मेरे ख्याल से सभी एक दौर पे आके या एक लाइफ के एक स्टेज पे आके जरूर ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो गांव के लिए या गांव के जो भी नई जनरेशन आ रही है उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है, कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। तो मेरे ख्याल यही हमारी पहचान है कि हम गांव में पैदा हुए, गांव में बड़े हुए, और अपने जीवन में हम कहीं भी पहुंचे, लेकिन अपने गांव को नहीं भूलें, गांव से जुड़े रहें, और जो गांव के लिए कर सके वो जरूर करना चाहिए। तो यही आई थिंक जो चीजें हमें सिखाई हुई है, जो हम परस्यू कर रहे हैं, यही हमारी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे शब्दों में इसको व्यक्त किया। गांव की व्याख्या इससे अच्छी नहीं हो सकती, आपने बताया। तो सर आज का आजकल का जो टॉपिक चल रहा है, कोविड-19, आपको पता है। तो पहले ही आपसे मैं जानना चाहूंगा, आंकड़ों को आप सही मानते हैं क्या, जो आंकड़े हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम देखें जो न्यूज में डेली आते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आंकड़े देख रहा था, तो आंकड़ों के बारे में ये तो कह सकते हैं कम से कम इतने केस तो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके जी अलावा ऐसे भी केसेस हैं जो टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं कुछ लोग, या किसी वजह से टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो आंकड़े अगर इसमें जोड़ें, तो प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड मेरे ख्याल से ये आंकड़े शायद डबल हो जाएं या उससे बढ़ जाएं। तो जहां तक कोविड स्प्रेड का है या जो भी फैटिलिटी हो रही है, नंबर्स इतने तो मिनिमम है ही है, और इससे ऊपर काफी नंबर मिलेंगे जो अनरिकॉर्डेड नंबर्स होते हैं। तो मतलब नंबर से हम डरे ना, लेकिन इनकी जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं इन नंबर से, तो ये एक तरह से अलर्ट है हमारे लिए कि अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में अगर इतने लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, या इतनी फर्टिलिटी हो रही है, तो ये ऐसी चीजें जिनके लिए हमें जो भी गाइडेंस मिल रहा है, जो भी ट्रीटमेंट हमें ऑफर हो रहा है, या जो भी सुविधाएं गांव में उपलब्ध हो रही हैं, उनको नजरअंदाज नहीं करें। जी आंकड़े को अलर्ट लेके चलें, आंकड़े से पैनिक ना करें कि अच्छा इतने केस हो गए हैं, तो डरने की बात नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो पैरेलल चल भी रही हैं, आंकड़ों के साथ साथ व्यवस्थाएं भी चल रही हैं, दवाइयां भी चल रही हैं, ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं। तो उनको फोकस रखें और उनका फायदा उठाएं। जी। अच्छा सर, अभी आपने कहा ना डर का, तो डर का तो
खैर करना नहीं चाहिए, हम कई दिनों से यही कह रहे हैं कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन गाँव का माहौल ऐसा कि भय बिना प्रीत होए ना भैया। जब तक डरेंगे नहीं, ये मानते भी नहीं है। तो चलो, सरकार आंकड़े हल्के फुल्के भी दे रही है, तो डरने की बात तो है। आप ये भी मानेंगे कि डरने की बात तो एक स्टेज पे हो जाती है, अपने परिवार को लेके कहो या स्वयं को लेकर आप कहेंगे तो। मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को डर है तो वो गलती नहीं करेगा। जी जी। और जहां तक मेरा कहने का अर्थ था वो ये था कि पैनिक नहीं हो उससे। जैसे कुछ हो जाए और हम किसी को शेयर ना करें, है ना। एक तो डर ये होता है कि अच्छा कुछ हो गया, अब हम किसी को बताएं नहीं, अब हम छुपा के रखें, हम दवाई ना लें। एक तो वो डर है। एक डर ये है कि अच्छा ये मुझे हो ना जाए तो मुझे प्रिवेंशन लेनी है। आई थिंक हम उस अपने डर को वहां इस्तेमाल करें ना कि अच्छा बीमारी फैल रही है, गांव में भी आ गई है, गांव में पॉजिटिव केसेज हैं, और इसको देखते हुए जो चीजें बताई हुई हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, कहीं उठते बैठते थे तो उसको थोड़ा सा कम कर लें। फोन है सबके पास, फोन कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। फिर दूसरा, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अपने पास साफा है या प्रॉपर मास्क है घर में। आई थिंक गाँव में काफी लोग हैं जो सिलाई मशीन वगैरह काम घर पे भी कर लेते हैं, तो मास्क वहां जी बना सकते हैं। अपने मास्क का इस्तेमाल करें, दिन में मास्क को बदल लें। आप गांव में कहीं गए थे, कहीं होके आए हो, वापस आए हो, कोशिश करें उसको धुल के और साफ करवा दे, दूसरा मास्क ले लें। तो दो तीन अपने बना के रखें जो आप बाहर निकले तो पहन के जाएं। घर में साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ धोने के लिए, सैनिटाइजर साथ में कैरी कर सकते हैं। तो अपने डर को यहाँ लगाएं कि किसी तरह से बीमारी हमारे तक पहुंचे नहीं। और अगर हम डर को बना के रखेंगे तो शायद हम गलती भी नहीं करेंगे। अच्छा, कोरोना का जो ये गांव तक, जो आप तो अच्छी तरह परिचित हैं, गांव में केस काफी बढ़ गए थे। ये इस कहर का कारण क्या रहा? क्या आप समझते हैं कि क्या लापरवाहियां हमने कर दी? देखिए, अगर हम पिछले साल को थोड़ा सा सोचें, आज हम 2021 में हैं, 2020 का हम सोचे तो जब ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, इनफैक्ट स्टार्ट तो हुई थी नवंबर दिसंबर 2019 में, इसलिए कोविड-19 बोलते हैं। और दिसंबर जनवरी के बाद से इसने पेस पकड़ा। होली के बाद मार्च के आसपास हिंदुस्तान में भी अच्छी खासी फैल गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो पिछला साल जो रहा ना, वो कुल मिला के ऐसा रहा कि लोगों को तैयार कर दिया गया था कि भाई ये बीमारी है, इसके लिए ये सुविधाएं ये आपको प्राप्त हैं, और इसके लिए आपको ये सावधानियां बरतनी है। मेंटली मेरे ख्याल से लोग तैयार हो गए थे। कुछ कुछ डर भी हो गया था, लॉकडाउन भी लग गए थे। और ये सब चीजें होने से कई सारी बातें हैं। कुछ लोग जो वर्चुअली काम कर सकते हैं उनका काम चल गया, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई। और लेकिन जिनका काम घर बैठ कर नहीं चल सकता है, जिनको बाहर जाना ही पड़ेगा फील्ड में, कुछ लोग फर्स्ट लाइन वर्कर्स होते हैं, कुछ लोग हेल्थ केयर में हैं, या जिनको बाहर जाना ही जाना है, उनके लिए डिफिकल्टीज रही। तो मेरे ख्याल से उस साल ने कुछ हद तक सबको मेंटली तैयार किया था। अब इस साल जब हम आए तो लॉकडाउन बंद हो चुके थे, सब अपने अपने काम पे रेगुलर जाने लग गए थे, स्कूल खुल गए थे, काफी हद तक स्कूल भी ओपन हो चुके थे, बच्चे भी स्कूल जाने लग गए थे। एग्जाम का टाइम भी आ जाता है, फरवरी मार्च के बाद बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो कुछ बच्चे प्री बोर्ड के लिए स्कूल भी गए होंगे। तो मेरे ख्याल से एक हम वापस रूटीन में आ रहे थे, और रूटीन में आते आते शायद ये कहीं ना कहीं स्किप हो गया कि ये सिचुएशन वापस से दोबारा भी आ सकती है। एक तो शायद वो कारण रहा। दूसरा, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल सिस्टम को हम थोड़ा ब्लेम कर सकते हैं कि शायद सारा फोकस इलेक्शंस की तरफ था, तो कुछ गवर्नमेंट भी शायद मिस कर गई कि ये चीजें स्प्रेड आउट हो सकती हैं और इसको हमें टाइम से कंट्रोल करना चाहिए था, कंटेन करना चाहिए था, जो कि शायद मिस हुआ। तीसरा, ये भी कह सकते हैं कि जो एक वेरिएंट आया B.1.617 है या कौन सा नंबर है उसका, वो अक्टूबर में डिटेक्ट हुआ था। और जो नया वेरिएंट है वो पिछले साल के वेरिएंट से शायद डेंजरस है। आप आंकड़े देखकर कंपेयर करें तो ये पाएंगे कि पिछले साल स्प्रेड भी कम था लोगों में, लोग कम इन्फेक्ट हुए थे इससे, फर्टिलिटीज का रेट कम था। हम मानते थे कि हिंदुस्तान में सब स्वस्थ हैं, शायद इम्यूनिटी अच्छी है, तो इसलिए शायद नहीं हुआ। कुछ वो फैक्टर भी रहा होगा, लेकिन कुछ ये भी था कि इसका जो म्यूटेशन हुआ, क्योंकि ये जब बॉडी में जाता है तो आपके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके एक नई म्यूटेशन बना लेता है, और कई म्यूटेशन ऐसी डिटेक्ट भी हो रही हैं। और जो अक्टूबर में आई थी वो आई थिंक 10-15 कंट्रीज में ऑलरेडी डिटेक्ट हो गई है, तो उसका स्प्रेड भी काफी तेज है। अब ये जब नया म्यूटेशन आई और जिस तरह से ये स्प्रेड हुआ लोगों के अंदर,
तो इसके इफेक्ट और इसके इन्फेक्शन स्ट्रॉन्ग रही हैं। शायद ही कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब इस बार इससे बचे हुए हैं, या मतलब बहुत कम परसेंटेज जो बची हुई है। अगर आप देख सकते हैं कि गांव में काफी स्प्रेड है, जहां मैं रहता हूँ इस एरिया में काफी स्प्रेड है, दिल्ली एनसीआर मेट्रो सिटीज, कोई स्टेट बचा नहीं है इस बार। तो पहला तो हम ये देखें कि इस बार थोड़ा और डेंजर है, पिछले साल से डेंजर बढ़ा हुआ है, स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, और स्प्रेड होने के बाद इसके इम्पैक्ट ज्यादा है। फैटिलिटीज जितना हम सुन रहे हैं, गांव में भी कुछ केसेस जैसे हो गए हैं, मैं यहाँ भी सुनता हूँ कुछ यहाँ भी केसेस जैसे हो गए हैं। तो इस बार ये सब चीज भी है, तो आप समझिए कि खतरा पहले से ज्यादा है, और इसलिए एहतियात भी ज्यादा लेनी चाहिए। तो जितनी चीजें हमें हमारी नजर में आ रही हैं, उनको हमें नजरअंदाज ना करें और उनको फॉलो करें, तो शायद हम थोड़ा इस पे काबू पा सकते हैं बढ़ते हुए। सर अभी मेरा एक सवाल आपने ही क्रिएट कर दिया है, हल्का सा सवाल है। ऑनलाइन क्लासेज क्या हरविंदर महावीर जैसे स्टूडेंट हमें दे पाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये एक समय की मैं कहूंगा कि समय की डिमांड हो गई है। जिस तरह से हालात हो गए, पिछले साल बच्चों ने घर पे स्कूल निकाला, पूरा पूरा साल ऐसे निकल गया। इस बार लगा था कि शायद बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चे भी एक्साइटेड थे स्कूल जाने के लिए, स्कूल खुल भी गए थे, जाने भी लग गए थे, और हालात फिर ऐसे हो गए। और जैसे हालात है, ऐसा लगता नहीं कि स्कूल इस साल भी खुलेंगे। जी और बिल्कुल। ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे रूरल एरिया को देखें तो, क्योंकि ये एक चेंज है, ये एक बदलाव हो रहा है हमारे जीवन में। तो कई बार तो हमें बदलाव को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। कई बार लगता है कि अच्छा, फोन से कैसे क्लासेस हो सकती हैं, फोन से कैसे स्कूल चलेगा, कैसे तो टीचर पढ़ाएंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए अच्छा खासा नेटवर्क होना चाहिए, घर पे इंटरनेट होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर टीचर्स ऑनलाइन क्लास कराती हैं तो वीडियो भी चलेगा, ऑडियो भी चलेगा, वो कुछ स्क्रीन भी शेयर करेंगी, तो बड़ा डिफिकल्ट है। फिर तीसरी बात आती है कि अब बच्चों को आप फोन पे कराएं, तो एक टाइम के बाद लगेगा कि शायद बच्चों की आंखों पे असर पड़ रहा है, तो उस पर भी फिर एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है कि आपको कंप्यूटर लेके आना पड़ेगा, लैपटॉप लेके आना पड़ेगा। तो ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि समय समय बदल रहा है। जैसे 2-3 साल से हम देख रहे थे कि हिंदुस्तान में डिजिटलाइजेशन का दौर चल रहा था। जब से जी नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब से सब कुछ चल रहा था कि अच्छा कार्ड से चलेगा या ऑनलाइन पेमेंट चलेगी, ऐप्स चलेंगी, पेटीएम आ गया, बाकी सब ऐप्स आ गई। तो ये बदलाव का दौर है। 1-2 साल हमें यही सिखा रहे हैं कि आपको बदलाव के लिए तैयार होना है। और मेरे ख्याल से इस साल भी ऐसा लगता है कि ये साल भी स्कूलों का वर्चुअली ही चलेगा, बच्चों को घर से ही क्लासेस करनी पड़ेंगी। और स्कूलों के लिए भी चैलेंजेस है, क्योंकि टीचर्स जो कि घर पे हैं उनसे कोऑर्डिनेट कराना, उनके लिए सब ऑर्गेनाइज करना, ताकि बच्चों को स्टडीज कराया जा सके, होमवर्क कराया जा सके, है ना। और फिर बाद में सबसे जरूरी है कि टेस्ट भी लेना है, क्योंकि आपको अगली क्लास में बच्चों को पहुंचाना है। तो आप जो कह रहे थे कि हम लोग करा सकते हैं, तो देखिए, जितनी हमें नॉलेज है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, मैं कहूंगा कि वो जितना हमसे हो सकेगा हम डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि गांव में अगर किसी को इस तरह की दिक्कतें हैं, या स्कूल्स को हैं जहां हम लोग हेल्प कर सकें किसी चीज के कोऑर्डिनेशन में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमें जरूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे कि जो हम उसके लिए बेहतर कर सकेंगे वो हम जरूर करेंगे। जी। महावीर जी, जैसे ही ये थोड़ा सा सामान्य होगी स्थिति, तो एक शिक्षक होने के नाते मैं स्वयं भी इस क्षेत्र में उतरूंगा कि बच्चों का नुकसान जो है कम से कम होने दिया जाए। गांव में ये ज़्यादा है, आपने बताया कि गांव में इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस की। बच्चों में एक तो रुचि, आप ये समझ लो कि बच्चे थोड़ा दिन तो केयर करते हैं, फिर वही बात हो जाती है, उनकी तो मौज सी हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं विचार कर रहा था, उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था कि कोरोना का जो कहर है वो कारण आपने बताया, अब उसके सकारात्मक आप ये कदम बताइए, निवारण के क्या कदम हो सकते हैं, कैसे हम पार पाएंगे इस चीज? मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम लोगों को फिर भी अपने आप को थोड़ा सा फॉर्चुनेट समझना चाहिए गांव में, क्योंकि गांव में कैंप लग रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, शायद वैक्सीनेशन के कैंप भी लगे थे पहले। ये सब कैंप्स सिटीज में या कस्बे में या शहर में बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत हो जाती है। तो मानिए कि आप और हम फॉर्चुनेट है कि हमारे गांव में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।
दूसरी बात, अब इस बीमारी पे हर कोई कोशिश कर रहा है कि कंट्रोल हो, और लोग लगे हुए भी हैं। मैं कहूँगा फिर भी 80-90% लोग बिलीव करते हैं कि हाँ बीमारी है, डेंजरस है, बच के रहना चाहिए, सावधानियां बरतें। कुछ परसेंटेज लोग हैं जो शायद बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उनको ये ऐसा कुछ समय ना आए कि वो इस बीमारी में फंस जाएं और दिक्कत हो, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। जहां तक आप कह रहे हैं कि इसमें सकारात्मक क्या देख सकते हैं, तो देखिए सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी बना के रखें। जैसा कि हरिंदर भी कह रहे थे कि अगर किसी को ये हो जाता है तो उसको छुपाए नहीं। आप बेशक कहीं पब्लिक अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टेस्ट करवा ले जाके। इसकी नॉर्मल दवाइयां हैं, कोई बहुत एक्सपेंसिव दवाइयां नहीं है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, गांव में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप कंसल्ट करें, जाके सजेस्ट करें कि मेरे को ये बीमारी है। आप बताएं कि कोई पुरानी बीमारी चल रही है, वो भी बताएं, ताकि वो आपको दवाइयां उस हिसाब से दें। और शुरू के 5-7 दिन अगर आप इस पे सावधानी से दवाइयां ले पाएं और रेस्ट कर पाएं, और थोड़ा सा अपने खाने को पैटर्न को भी बदलें, जो कल डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम में आए थे 2-3 दिन पहले, वो भी बता रहे थे। खाने को थोड़ा हल्का करें, और प्रोटीन और जो हेल्दी खाना है, सब्जी है, फ्रूट्स है, ये थोड़ा बढ़ाएं, तो 5-7 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। जो इस 5-7 दिन के विंडो को जो थोड़ा सा मिस कर जाते हैं या छूट जाते हैं, ये उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनको फिर लंबा चलता है थोड़ा सा, और 10-15 दिन भी खींच जाता है। और इस 10-15 दिन के साइकिल में अगर आपके पास कोई ऐसा है कि जो पुरानी डिजीज है या कोई बीमारी चल रही है शरीर में, शुगर की है या डायबिटीज है या हार्ट की है, तो उनके लिए और खतरनाक हो जाता है। तो वहां तक हम ना पहुंचे, हम शुरू के 5-7 दिन में ही अपने आप को संभालें। दूसरा, इसमें एक जरूरी चीज रहती है कि देखिए एक महामारी है, ये तो एक अनाउंस्ड पेंडेमिक है और ग्लोबल पेंडेमिक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करें। और ऐसी महामारी के बाद के इफेक्ट भी होते हैं। कभी लगेगा कि ये बीमारी खत्म हो रही है, तो इसके बाद के इफेक्ट भी आएंगे। इकोनॉमिकली हम देख ही रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है तो डेफिनेटली जितने भी खर्चे आज सरकारें कर रही हैं, तो वो एक तरह से डेफिसिट में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। कल को ये सब रिकवर भी होगा, चाहे वो टैक्सेस में हो, चाहे किसी और तरीके से हो, तो इसके बाद के इफेक्ट इकोनॉमिकल भी है, हेल्थ के ऊपर भी आएंगे। पीछे डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे तो बात हो रही थी ब्लैक फंगस की, ऐसे की बीमारी है जो आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसे हालात हो गए हैं कि बीमारी ज्यादा पकड़ रही है लोगों को। तो इस तरह की बीमारियां महामारी के बाद जरूर आती हैं, तो सावधानी रखें कि बीमारी आए ही ना। आ गई तो दवाई लें, ठीक हो गए तो उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, अपना घर के अंदर ही रह के, सबके घर में आंगन है या छत है, कोशिश करें कि वहां बैठ के थोड़ा बहुत देर धूप लें। आप चल सकते हैं तो थोड़ा वॉक कर लें, नहीं चल सकते तो बैठ जाएं, दरी बिछा लें, कुर्सी डाल लें, बैठ जाएं, उसमें थोड़ी विटामिन डी लें। आधा पौना घंटा लेंगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आप उससे चार्ज हो जाएंगे, है ना। अपने घर परिवार वालों से, रिश्तेदारों से फोन वगैरह से बात करते रहें, टच में रहें। कई बार ऐसा होता है कि कोई मीडिया में न्यूज नहीं देखते हैं या किसी को जानकारी कम है और उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो शायद आप बताएं तो उनको कुछ समझ में आए और उनको लगे कि हाँ चलो मुझे भी ध्यान देना चाहिए। तो आई थिंक एक दूसरे से जुड़े रहें, समस्या कहीं आती है तो एक दूसरे की मदद भी करें। जैसे मैं देख रहा था कि सरपंच साहब आए थे पहले, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई जो गांव के लिए करवा रहे हैं। मोतीराम जी आए थे, उन्होंने भी बताया कि कुछ मेडिसिन वगैरह वो भी अरेंज कर रहे हैं। फिर अपने जो रिटायर्ड चाचा जी हैं, महेंद्र जी, वो भी आए थे, उन्होंने भी कुछ अरेंजमेंट किए हैं कि मेडिकल स्टोर पे आप जाके दवाइयां ले सकते हैं। तो ये सब बड़ी चीजें हैं। फिर मैं मैसेज देख रहा था जो धर्मेंद्र जी ने मैसेज किया हुआ है कि हवन करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे पुराने ट्रेडिशन है और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इन चीजों से जी जी वातावरण को शुद्धि मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो कल जब जाएं सुबह तो कोशिश करें कि जो लोग अगर बीमार महसूस कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो अवॉइड करें जाना। और जो स्वस्थ हैं, जो जा रहे हैं, कोशिश करें कि मास्क पहन के जाएं। जो अरेंज कर रहे हैं वो देखें कि एंट्री पॉइंट पे सैनिटाइजर हो या साबुन और पानी की व्यवस्था हो, तो हाथ धो के सब जाएं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, और बढ़िया से ये हवन हो ताकि गांव के लिए ये सब चीजें अच्छी रहें, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो यही कहना चाहूंगा प्रदीप जी कि आई थिंक इस तरह से हम लोग इस पे काबू पा सकते हैं। जी सर, अभी टेस्टिंग का तो आपने बता दिया कि टेस्ट आपका ऑडियो चला गया है शायद, आपका ऑडियो चला गया था प्रदीप जी, एक बार रिपीट करेंगे क्या करें। रिपीट करता हूँ। अभी आपने कहा कि जो टेस्टिंग का आप आपने डिस्कस किया, टेस्टिंग टाइम पे करा लेनी चाहिए।
लेकिन गांव में टेस्टिंग के जी। साथ साथ वैक्सीनेशन में भी लापरवाही देखने को मिली। चाहे रूमर्स कह लीजिए, कुछ रूमर्स हो गए, कोई अपनी रिश्तेदारी में कुछ सुन के आ गया। कई, मैं बुजुर्गों के पास बैठता था, वो वैसे ही मना करते थे कि अब क्यों चाहिए, अब तो वो चली गई वो चीज़ें। तो वैक्सीनेशन की लापरवाही भी, क्या आप मानते हैं कि हो गई? देखिए, जैसा हरिंदर भी बता रहे थे कि अभी 18 करोड़ लोगों को लगे हैं और सरकार कैंप लगा रही है। शायद सरपंच साहब आएंगे तो बताएंगे कि अगला कैंप कब लगने वाला है। थोड़ी सी शॉर्टेज भी है वैक्सीनेशन की, और जितनी भी उपलब्ध है उसका हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो लोग शहर में हैं या कस्बे में हैं, उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है। वो जी जी। लोग ऐप के ऊपर या शेड्यूल करके बैठे हुए हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिलता है। तो ये मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे टेस्टिंग हुई वैसे वैक्सीनेशन भी जब हो तो जरूर लगवाएं। जिनको जैसे कुछ केसेस हमने देखे हैं गांव में कि उन्होंने लगवाया और उनको एडवर्स इफेक्ट हो गए, तो जी ये भी एक सच्चाई है, लेकिन इससे हम भ्रमित ना हो। क्योंकि इससे बड़ी सच्चाई क्या है कि जिन लोगों ने लगवाया उनका इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी का होना और उस बीमारी से लड़ना ये काफी ज्यादा रहा है। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा रखा था, चाहे एक डोज लगवाई थी, चाहे दोनों लगवा ली थी, उनको या तो ये बीमारी हुई नहीं है, और अगर हुई है तो शायद ये समझ लो कि टच करके चली गई है, उनको इफेक्ट बहुत कम हुए हैं। तो इसका सक्सेस रेट ज्यादा है। अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करें, जो हष्ट पुष्ट है उनको तो शायद सलाह की जरूरत नहीं है, वो जाके लगवा सकते हैं। लेकिन जिनको कोई बीमारी लगती है कि कोई ऑपरेशन कराया था मेजर, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराया है, या कोई और बीमारी लगती है, तो डॉक्टर से सलाह लें कि मेरे साथ ये चीजें हैं, मैं लगवाऊं या मैं थोड़ा रुकूं या कैसे करूं। लेकिन एक समय पर जरूर लगवाना चाहिए, और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, या मेरी फैमिली है, या मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं जहां भी बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली लगवा चुके हैं, या इस उसमें मौके के उसमें है कि जब जब भी नेक्स्ट कैंप लगेगा तो वो लगवाएंगे। और मैं उनको भी यही कहूंगा कि इसके फायदे ज्यादा हैं। कुछ लोगों को रही होगी इसकी दिक्कतें, तो ऐसा किसी को लगता है कि भाई मुझे दिक्कत हो सकती है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो सलाह देते हैं तो जरूर लगवाएं। वो सलाह देते हैं कि आप थोड़ा रुकें तो रुकें, और उसके हिसाब से लगवाएं। जी। अच्छा महावीर जी, एक गांव की आप ट्रेडिशन कह लीजिए, परंपरा कह लीजिए, कुछ भी, उठना और बैठना, मिलना जुलना, जिसमें पीछे भी चर्चा हुई थी, ताश खेलना, हुक्का पीना। तो ये इसमें थोड़ा गांव में क्या है कि एक तो कहने में दिक्कत आती है। आप समझ रहे हैं कि किसी को, सामान्य व्यक्ति तो क्या कि सरपंच साहब खुद इस बात को मान गए थे कि यार गांव में ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है उनको समझाना, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मानने वाली बात, अब इसमें तो मान मनाना ही क्या बात है जब आपको पता है कि महामारी किस स्तर की है। देखिए, ये एक चर्चा का विषय था जो पिछले साल शुरू हो गया था। खुद जी हमारे घर पे भी ये चर्चा काफी हुई थी। हम भी घर पे ये बात करते थे कि इस चीज को अवॉइड किया जाए। और मेरे ख्याल से कुछ कुछ बार बोलने से ये चीजें अमल में लाई भी गई थी। जी जी। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो यंग ब्रिगेड है, जो नई जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, आपसे जो पीछे जनरेशन आगे आ रही है, वो जनरेशन है, तो इसमें ये एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हमारी फैमिली से हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई अगर जाते हैं इस तरह के माहौल में, तो कोशिश करें कि उनको बताएं, है ना। शायद एक बार में ना माने, एक बार में शायद डांट भी पड़ जाए, तो दूसरी जी बार जी। बताएं, तीसरी बार बताएं। घर में कई लोग होते हैं सदस्य जिनका पूरा परिवार साथ में है, तो कई लोग होते हैं, तो वो दूसरे से कहलवाएं। कोशिश करें कि धीरे धीरे ये चीज रुके अगर कहीं हो रही है तो। मैं सरपंच जी साहब वाला वो केस सुन रहा था जो बता रहे थे कि कहीं वो बैठे थे और किसी ने कुछ कहा कि कुछ है नहीं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इनकी संख्या 5% होगी, 10% होगी। मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आप कोरोना में बिलीव नहीं करते या कोरोना से डरते नहीं है, लेकिन जो एक आम वायरल होता है उससे तो उसको तो मानते हैं। वो भी कम से कम 5 दिन से 10 दिन की साइकिल ले जाता है। किसी को हो गया तो वो डेफिनेटली खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बॉडी में टायर्डनेस, सारे सिम्टम करेगा। तो आप वही मान लीजिए, वही मान के दवाई ले लो, वही मान के घर पे रुक जाओ। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हर किसी के माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो हल्का मान के और दवाई लेके घर रुक जाए।
तो भी शायद काबू हो जाएगा। और इसमें यंग ब्रिगेड का मैं काफी बड़ा रोल कहूंगा कि घर परिवार में ये सब चर्चाएं करें, तो बच्चों की बातें मानी भी जाती हैं, बड़े मानते भी हैं, तो शायद काम आएंगी। मेरे ख्याल इससे हम इसमें थोड़ा अमल करा सकते हैं। और ये जो सोशल हमारा जो एक माहौल रहता है, तो कुछ टाइम के लिए बंद करना है, कुछ टाइम हम उसको रोक लेंगे तो शायद ये स्प्रेड रुक जाएगा और वापस से फिर वही दिन आएंगे, वापस से फिर उठना बैठना शुरू होगा। जी, उम्मीद करेंगे सर ये दौर जल्दी चला जाए। अच्छा, अभी एक बात आती है लॉकडाउन क्वारंटाइन की। आप गांव भी आते रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो दोनों तरह की के आप वो देखते होंगे। क्योंकि क्वारंटाइन होना या लॉकडाउन हो जाना जो है, घरों में अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति और चिंता का माहौल क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं। क्या आप मानते हैं कि ये इफेक्ट करेगा अगर लंबा लॉकडाउन चलता है, या लंबा, क्योंकि नेगेटिव आने में क्या पता कि किसी को 30 दिन भी लग सकते हैं। तो क्या लगता है आपको मैं देख रहा था क्वारंटाइन? अभी कि हाँ, मैं देख रहा था अभी कि हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। तो जो कल खुलने वाला था वो अब और एक वीक बढ़ गया है, तो ये तीसरा वीक होगा जब लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। और काफी और स्टेट्स भी लगा रही हैं, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है, क्योंकि जब केसेस कंट्रोल में नहीं आएंगे तो इनको लगाना ही पड़ेगा। जी जी। तो मेरे ख्याल से हम इस लॉकडाउन को, पहली बात तो ये कि हम ये समझे कि शायद सबसे बड़ा या सबसे बड़ा विकल्प सरकार के पास यही है कि लॉकडाउन से ही इसको कंट्रोल कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे नंबर 4 लाख से ऊपर चले गए थे, जो कि शायद एक ही वीक या 2 वीक लॉकडाउन के बाद ये नंबर 3 लाख प्लस कुछ चल रहे हैं, 3,11,000 कुछ चल रहे थे पिछले 24 घंटे में। तो ये तो एक विकल्प बड़ा है जिसका गवर्नमेंट जरूर उपयोग करेगी। अब हम इसके लिए क्या करें? हमें सबसे पहले इस लॉकडाउन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार इसको बढ़ाती रहेगी तो हमारे ऊपर और एडवर्स इफेक्ट आएंगे। हर किसी के पास व्यवस्था नहीं है कि वो घर से काम कर सके। कुछ लोगों के काम और बिजनेस और ऐसे हैं कि उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये बीमारी कंट्रोल में आए, लॉकडाउन खुले, लाइफ नॉर्मल हो। अब जब तक हमें क्वारंटाइन करना पड़ेगा, कोई अगर इन्फेक्टेड हो गया तो उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, या कोई नॉर्मल भी है तो लॉकडाउन के दौरान घर रहना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी को भी घर पे रहने की, पूरे दिन 24 घंटे घर पे रहें, बाहर नहीं जाएं, किसी से नहीं मिलें या टच में ना आए। तो अपने आप को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी तैयार करना पड़ता है। पिछले साल जब ये स्टार्ट हुआ तो कुछ महीने, 3 से 6 महीने हमें बड़ी डिफिकल्टी थी, क्योंकि हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, घर से काम कर रहे थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले साल मार्च से लेके और अब तक हम ऑफिस नहीं गए हैं, हमारा ऑफिस घर से चल रहा है। तो एक होली के बाद दूसरी होली चली गई है और अभी भी हम घर से ही काम करते हैं। तो अपने आप को काफी एडजस्ट और चेंज करना पड़ता है। जहां तक अब इसको गांव से थोड़ा जोड़ के देखते हैं तो गांव में मेरे ख्याल से मोस्टली वो आदत होती है और अच्छी आदत है कि सुबह कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे उठ जाते हैं। मैं सुनता हूँ कि कुछ लोग घूमने भी निकलते हैं। तो उस टाइम पे जरूर फॉलो करें कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप मास्क लगा रहे हो, ताकि ये बीमारी ना फैले। तो एक तो वो रूटीन अगर किसी का है तो उसको सावधानी से करें, या फिर ये रूटीन आप घर में ही बना सकते हैं। घर में जैसे मैं कह रहा था कि आंगन है या छत है, वहां अपनी जगह ढूंढ लीजिए, एक रूटीन बनाइए, ताकि आप थोड़ा योगा कर सकें, प्राणायाम कर सकें, व्यायाम कर सकें। तो आपकी बॉडी में पूरे दिन एक एनर्जी रहती है, आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे, आपका मेंटली बैलेंस बना रहेगा। एक तो वो शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग अभी वर्किंग कर रहे होंगे घर से, उनका तो रूटीन चलो 8-9 बजे स्टार्ट हो गया और 4-5 बजे तक चलेगा। उसके बाद अपना शाम को फैमिली में कांटेक्ट बनाना या रिलेटिव्स में बात करना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, इस डिसिप्लिन को नहीं छोड़े हम। कई बार क्या होता है कि घर पे हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा लेट सो जाएंगे या सुबह लेट उठ जाएंगे, या खाने पीने का टाइम थोड़ा हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा मेंटेन करें कि दिन में आप 3 बार अगर भोजन लेते हैं या 5 बार लेते हैं तो उसको उसी रूटीन से चलाएं। व्यायाम की जो रूटीन है उसको सुबह शाम का रखें, 2 टाइम का कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक टाइम करें तो एक टाइम का जरूर रखें। अपने रिलेटिव्स में, फैमिली में कांटेक्ट बना के रखें, सुबह शाम बात करते रहें। तो इससे आपका आपका पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहेगा। अब वो लोग जो अभी बाहर नहीं जा रहे हैं,
जिनका काम बाहर से होता है लेकिन घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक डिसिप्लिन और एक रूटीन बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें सब चीजें जैसा हम ढालेंगे वैसे डलती जाएंगी। तो वो भी एक रूटीन बना सकते हैं। कुछ चीजें घर पे बच्चों के साथ कर सकते हैं, इंडोर गेम होते हैं, मेरे ख्याल से लूडो का गेम हो गया या कैरम का गेम हो गया, मेरे ख्याल से घर में सबके पास होते हैं, गांव में भी हैं। तो कुछ वो चीजें रखें। घर में जो लोग हमारे ताश खेलने जाते थे, अगर ताश का बंदोबस्त घर में नहीं हो सकता है तो कोई और गेम खेलें उनके साथ, ताकि वो दिन में एक्टिविटी बनी रहे, परिवार एक दूसरे से जुड़ा रहे, एक्टिव रहे, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो आई थिंक एक रूटीन रखेंगे तो क्वारंटाइन का टाइम भी निकल जाएगा और लॉकडाउन का टाइम भी निकल जाएगा। जी, बड़ी अच्छी आपने ये बात बताई है, निकल जाएगा समय, और हम चाहते हैं कि निकल जाए। अच्छा सर, अभी आपसे मैं पूछूंगा, आप गांव आते जाते रहते हैं कि, तो आपको क्या कमी दिखाई देती है? मैं अगर कहूँ तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, 3 गांव अपने आसपास साथ हैं, और एक पीएचसी या सीएचसी, पीएचसी है वो, लेकिन वो मेरे को नहीं लगता किसी काम की है। तो ऐसी और कोई कमी आपको दिखती हो? क्योंकि आजकल कि हल्का सा डॉक्टर भी अपनी जान बचा रहा है, मतलब जो गाँव में वैसे ही डॉक्टर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर 3 गांवों की मिलके एक सीएचसी यहाँ पे होती, तो शायद हालात हम कुछ और देख रहे होते। देखिए, अगर हम शहर से कंपेयर करें तो डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंस है हमारे गांव में और शहर में या कस्बों में। अगर हम गांव से गांव कंपेयर करें तो शायद सब गांव के हालात कुल मिला के ऐसे ही हैं। अब हालात सुधरते कैसे हैं? जो आपकी जनरेशन है या जो और नए लड़के अभी एक्टिव हैं, तो देखिए इनका बहुत काफी पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि आप गांव में जागरूकता लेके आ रहे हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है। हम कई लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ध्यान दे रहे थे मंदिरों पे और रिलीजियस चीजों के ऊपर, वो सब भी जरूरी है क्योंकि वो आस्था का विषय होता है और कुछ चीजें साइंटिफिकली भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि मेडिटेशन की चीजें हैं वो मंदिरों से ही आती है जहां आप लोग इनसे जुड़ते हैं। तो वो चीजें भी चले, लेकिन मेडिकल, ये सबने रियलाइज कर लिया कि मेडिकल फैसिलिटीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जो गांव में स्थान मिला हुआ है, आई थिंक उनका एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने जगह दी हुई है कि जहाँ पीएचसी या सेंटर चला सकते हैं। मैं 2 बार जब भी गया सेंटर पे तो मैंने देखा कि वो टेस्ट तो करते हैं, लेकिन एक तो वो जो वैल्यू आती है, सिटी वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो शायद बताते नहीं है। उनको वो बताना चाहिए ताकि पता चले कि जिसको इन्फेक्शन है वो किस लेवल की इन्फेक्शन है। वो ऐसी है कि किसी को फैलेगी या वो ऐसी किसी को फैलेगी नहीं, तो उससे पता चले। अगर वो फैलने वाली है तो आदमी और सतर्क रहेगा। दूसरी बात, जो मेडिसिन हैं, मैं देख रहा हूँ कि शहरों में जो सेंटर खुले हुए हैं वो मेडिसिन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो कुछ लोग जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या थोड़ा सा इकोनॉमिकली अगर उनको चैलेंज है, तो आई थिंक इन लोगों को मेडिसिन तुरंत उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। ये सब बड़ी बेसिक चीजें हैं, बाहर हो रही हैं, शहरों में हो रही हैं, कस्बों में भी हो रही हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा और हेल्प भी ज्यादा चाहिए होती है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उनको इनहेलर देना है या कुछ देना, तो वो भी सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, मेरे ख्याल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो ध्यान दें, और सेंटर पे जब जाएं तो ये चीजें उनसे पूछें, उनको क्वेश्चन करें। क्योंकि मैं गया था तो मैंने उनको क्वेश्चन किया था कि आप सिटी वैल्यू क्यों नहीं बताएंगे, आपको सिटी वैल्यू तो बताना चाहिए ताकि पता चले। और जो दवाइयों की हैं ये सब सुविधाएं उनको देनी चाहिए। तो एक तो डेफिनेटली मेडिकल का है। दूसरा, अगर हम इसको कोविड से अलग करके देखें तो जहां तक बात आती है बच्चों की एजुकेशन की और स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के एरिया में मेरे ख्याल से गांव में टैलेंट बहुत है। शायद एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उसको चाहिए हम स्टेडियम का नाम दें, चाहिए हम कोई एक कॉम्प्लेक्स का नाम दें। तो वो एक मेजर कमी है। फिर जो बेसिक्स चीजें होती हैं, जहां तक बात है पानी की व्यवस्था की, सीवरेज की एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गांव में। अब जानते हैं कि हम लोग गांव का सीवर का पानी जोड़ में डालते हैं। तो जो एक नेचुरल रिसोर्स हो सकते थे हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, मेरे ख्याल से वो शायद उस हालात में नहीं बचे। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो, मतलब आज हम कोविड पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो बहुत बेसिक बेसिक मुद्दे हैं जो हमारी जनरेशन को, अगले आने वाली जनरेशन को और जो हमसे आगे चल रही है उनको, आगे जो भी हम पंचायत में लोगों को चुन के लेके आएंगे उनको सबको ये चीजें देखनी चाहिए कि
अपने गांव का सुधार हम कैसे कर सकते हैं, हम गांव को कस्बों के या शहर के बराबर हम कैसे लेके आ सकते हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, गवर्नमेंट की फंडिंग भी आती है और सपोर्ट सिस्टम भी बनता है। हम उस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि हम गाँव को में ये इम्प्रोवाइजेशन करते रहें। कुछ लोगों को, बच्चों को अगर चैलेंज है इस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर का, नेटवर्क का, वो देख सकते हैं कि हम कैसे प्रोवाइड कराएं। बीएसएनएल वगैरह ऑपरेटर हैं जो जिनका हम काम कर सकते हैं, या कुछ प्राइवेट ऑपरेटर भी हैं जो गांव में आपको फाइबर की कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं प्रदीप जी, जो जिन पे हम फोकस करें तो इम्प्रोवाइज हो सकता है। अच्छा सर, आगे क्या उम्मीद दिखती है आपको कोविड को लेकर? मतलब अगर ये स्प्रेड करेगा तो, नहीं करेगा तो? देखिए, अभी तो लॉकडाउन से नंबर कंट्रोल में आ रहे हैं। 1 वीक और लॉकडाउन है तो शायद ये नंबर जहां 3 लाख है मैं वहां ये 2 लाख आ जाए, फिर 1 लाख आ जाए। जी, नंबर डाउन आ गए, हमने देखा था नंबर अब 3,10,000 11,000 चले, लेकिन जो रेट ऑफ डेथ है वो अब भी 4,000 पे चल रही है। मैं ये बात आपके प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहा था किसी से, तो मुझे ये लगता है कि ये नंबर्स थोड़े से मैनेज नंबर भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन नंबर्स को मैनेज कर रहा है, तो आपने डिनोमिनेटर तो कम कर दिया, लेकिन जो जी डेथ के नंबर है उसको आप कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो आपको कल को डेथ सर्टिफिकेट भी देने हैं और आपको नंबर्स पब्लिश करने पड़ेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर जी कम कर देंगे तो वो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये ऐसा ही है, मतलब कुछ कंट्रोल तो डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन नंबर्स मैनेज है। आप समझ सकते हैं कि अगर फैटिलिटी वही है तो फैटिलिटी तो शो होगी। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा है। अच्छा, अगर स्प्रेड होता है तो क्या, मतलब आप नहीं, स्प्रेड नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उम्मीद क्या है आपको? कोरोना स्प्रेड करेगा या अप डाउन आएगा? गांव में क्या रहेगा? देखिए, ये सब हमारे ऊपर और आपके ऊपर और सब गांव वालों के ऊपर है कि हम इसको कितना कितना कंट्रोल करते हैं। और इसको आप ये मान लीजिए कि ये जीवन का एक हिस्सा बन गया है और अभी कम से कम कुछ सालों तक तो हिस्सा रहेगा, क्योंकि इसकी जो म्यूटेशन बन रही है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो ये जिसके शरीर में जाता है डीएनए के साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करता है और कुछ नया वेरिएंट बनता है। और इसीलिए ये जो नए वेरिएंट आए इसलिए आए। तो कोशिश करें कि इसको कंट्रोल करें। जहां तक अब हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भी सर्कमस्टांस हैं और नंबर सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैं मानता हूँ खतरा टला नहीं है, इस पे सतर्क रहें, शायद नंबर्स कंट्रोल हो जाएं। अभी हम मई के बीच से में पहुंचे हैं, शायद मई के आखिर तक सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, शायद जून से वापस लाइफ शुरू हो। लेकिन इसको दिमाग से हटाए नहीं, वैक्सीनेशन कराएं, वैक्सीनेशन जब गांव में अवेलेबल हो जाए, सतर्कता बनाए रखें। और अभी हम शायद इससे पहले वाले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, तो तीसरी जी वेव को एक अलर्ट मान के चलिए अभी, कि गवर्नमेंट एक अलर्ट दे रही है कि भाई तीसरी वेव आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि या तो उनके पास कुछ नंबर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एनालिस्ट बहुत है, डब्ल्यूएचओ है वो अपना काम करता है, वो भी डेटा के बेसिस पे बताता है। ये मेरे ख्याल से अप्रैल में अनाउंस हो गया था कि 10-12 मई के आसपास नंबर डाउन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर डाउन गए, क्योंकि ये सब डेटा के बेसिस पे बताते हैं और एडवांस में प्रोडिक्शन करते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी होती है। तो उन नंबर्स को इग्नोर नहीं करें। आगे की वेव के नंबर्स उसी के ऊपर निर्भर करेंगे कि हम कितना इनको फॉलो करते हैं। जहां तक तीसरी वेव की बात है तो शायद ना भी आए, और हालात अगर नहीं सुधरे तो आ भी जाए। तो सतर्कता बनाए रखें। बाकी आगे आने वाले टाइम में कुछ डिस्कस करते रहेंगे हम, तो देखते हैं कितनी प्रोग्रेस हो पाती है इस मुद्दे के ऊपर। जी। तो सर, चलते चलते हमारे गांव के लिए, हमारी टीम के लिए आपका संदेश हम सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी गांव के बड़े हैं, कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा अपनाएं और गांव में सबको भी बताएं कि ये महामारी है, इस पे अपना बचाव करना है, दूसरों के बचाव करें। और आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहूंगा, जहां हम सहयोग कर सकें हमें भी बताएं, क्योंकि आज हम इतने साल के एक्सपीरियंस से अपने काम के बाद यहाँ है, तो हमारा नेटवर्क है जिससे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं एक दूसरे की।
और जहाँ तक आपकी टीम की बात है, तो आप लोगों का और आपकी टीम का मैं बड़ा आभार करता हूँ, क्योंकि जो एफर्ट है, इस एफर्ट के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टाइम भी है, फाइनेंशियल खर्चे भी होते हैं। तो आप लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो इस पूरे प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, जागरूकता। और इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि धर्मेंद्र के कुछ मैसेजेस में देख रहा था, जो सैनिटाइज कराया या गांव में कल एक प्रोग्राम रख रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव ऐसे हैं जो एक तरह से हमारी जिम्मेदारी भी है, और आप लोग उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सो आप लोगों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने समय दिया उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और उम्मीद करेंगे अगली बार लाइव हम आमने सामने ही मिले गांव में। जरूर प्रदीप जी, सब स्वस्थ रहें, सर ख्याल रखें अपना। जी, आप भी स्वस्थ रहें, आप भी ध्यान रखें, और बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से आप। जी शुक्रिया।